Okay. A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the next lecture of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. कल के सेशन में हमने बात किया था द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कल के सेशन में हम बात कर रहे थे किस प्रकार जो हमारे देश की पुलिस है उसकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन ऑफ क्राइम नहीं बल्कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी है। उसमें मैंने आपको बोला था कि सेक्शन नंबर 170 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है कि प्रिवेंटिव मेजर के लिए किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर द बीएनएसएस, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, चैप्टर नंबर 13। तो आज चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा। ठीक है, चैप्टर 13, चैप्टर नंबर भी इसका कभी कभी पूछा जाता है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। इसको जनरली हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में बेसिक चीज की बात अगर की जाए तो हमने डेफिनेशन क्लॉज में समझा था कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है पुलिस के द्वारा? टू फॉर्म एन ओपिनियन, जिसके बेसिस पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिस पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किस प्रकार से पुलिस रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, जिसको हम इंक्वायरी की स्टेज कहते हैं, और उसके बाद ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट, या इन्वेस्टिगेशन में वो किया जाता है। लेकिन अगर देखो इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ इसी तरीके से समझाया गया है, बट अगर हम तुम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं कि और क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो बेसिकली कुछ केसेस हैं जो बताते हैं कि सारी चीजें, जैसे प्रोसीडिंग टू द स्पॉट ऑफ द क्राइम, उसके बाद एसरटेनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखा करिए ना। उमा जाबी क्यों आपने छुपूंगे आ जाइए ना आपने वापस आ जाइए ना आपने वापस शिट कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, है ना, कि वी म्यूट फ्रॉम आवर साइड ओनली व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सो दैट्स बेटर। ठीक है, चलिए खैर, तो मैं कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि सबसे पहली चीज तो क्राइम सीन पे पुलिस जाएगी, उसके बाद वहां पे फैक्ट्स को एसर्टेन करेगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, डिस्कवरी करेगी, अरेस्ट करेगी और अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगी। दैट इज व्हाट इज प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में सबसे पहले दो सेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं, वो होते हैं 173 और 174। ठीक है, 173 और 174। देखिए 173 आपका पिछला वाला 154 है जो एफआईआर की बात करता है, और 174 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात करता है। देखिए अपन ने सिंपल पढ़ा था, दो ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें पुलिस के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट होती है और पावर टू अरेस्ट होती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें यू सी दैट द पुलिस डज नॉट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट विदाउट द वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अब 173 जो अपना पहला सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर, दैट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो अगर कॉग्निजेबल केसेस में कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है तो उसको ही हम एफआईआर का नाम देते हैं, जो 173 में डेल्ट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है तो हम उसको एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो 173 बात करता है प्राइमरली एक एफआईआर के बारे में। ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहली बात आती है कि एफआईआर क्यों लॉन्च की जाती है। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री का केस था, जिसने बोला कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज टू पुट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। द आइडिया इज कि हमारे देश में लॉज हैं कि अगर कोई किसी के भी राइट्स को वॉयलेट करता है, किसी के अगेंस्ट कोई अपराध करता है, तो उसको उसका ट्रायल होगा और उसको सजा मिलेगी। बट द एफआईआर इज द फर्स्ट थिंग जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, किक स्टार्ट करते हो। ये आप एक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो एक एफआईआर के। ठीक है, अब एफआईआर के बारे में हम बहुत सारी चीजें और समझेंगे जो प्रोविजन में लिखी है, बट इससे पहले कुछ बेसिक एसेंशियल्स मैं आपको बताना चाहता हूं एफआईआर के, जो कि आपसे टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं पेपर में, जो डायरेक्टली बेयर एक्ट में नहीं दिए हुए हैं। जैसे एफआईआर है, तो एफआईआर के लिए अक्सर ये बोला जाता है कि क्या एफआईआर ये जरूरी है कि हमेशा एक आई विटनेस के द्वारा हो?
तो लॉ कहता है ऐसा नहीं है, द एफआईआर कैन बी अ हियर से एफआईआर ऑल्सो। अगर आपने उस ऑफेंस को होते हुए नहीं भी देखा है तो भी आप उसकी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। कोई अपना घर खाली छोड़ के गया हुआ है, उसे घर में चोरी हो गई, जब वो वापस आया 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, तो उसने देखा ऑफेंस हुआ है, सो ही इज नॉट द आई विटनेस ऑफ द ऑफेंस बट ही इज एंटाइटल्ड टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके सेक्शन में नहीं लिखे हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन जो एफआईआर की बात करता है। तो पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि एफआईआर नॉट नेसेसरली इज डायरेक्ट, इट कैन बी हियर से ऑल्सो। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या टेलीफोनिक मैसेज पे दिया गया इंफॉर्मेशन एक एफआईआर हो सकता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, देयर इज अ केस लॉ ऑन दिस। तो लॉ कहता है कि अगर कोई भी टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर प्रोवाइडेड इट इज क्लियर एंड डिटेल्ड दैट इट टेल्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आप एक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को भी एफआईआर ट्रीट कर सकते हो। एक शब्द आता है जो कहता है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एफआईआर। क्रिप्टिक का मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन जिसमें आपने डिटेल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की बात नहीं बताई है। तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं तब तक वो एक एफआईआर नहीं बनेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 173 को। 173 क्या कहता है? तो 173 के एसेंशियल्स क्या क्या है देखिएगा जरा। 173 पहली चीज तो ये कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पहली चीज तो क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन है तो वो 173 में रजिस्टर की जाएगी, नॉन कॉग्निजेबल होगी तो वो 174 में जाएगी। उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि जो एसएचओ साहब होते हैं उनको एफआईआर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जनरली लॉ ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि एसएचओ साहब ही आपकी एफआईआर को लिखें, दे कैन डिप्यूट एनी हेड कांस्टेबल और समबडी एल्स टू राइट योर एफआईआर, बट लीगली स्पीकिंग द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिलीवर्ड टू द एसएचओ विच कैन बी रिटन बाय एनी हेड कांस्टेबल एएसआई जो भी वो कहते हैं। तो पहली चीज इंफॉर्मेशन इज फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तीसरा इट कैन बी ओरल, रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ठीक बात है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अभी बीएनएसएस में ऐड हुआ, सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था, हालांकि फिर भी हम देख रहे थे बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स के थ्रू हम लोग ऑनलाइन एफआईआर के प्रोसीजर को लाते थे। लेकिन अब यहां पे इसको बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आप एफआईआर को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है ओरली रिटन, और अगर कोई भी ओरल एफआईआर दी गई है तो दैट हैज टू बी रिटन बाय द पुलिस ऑफिसर। वो आपको पता है रिड्यूस्ड इन राइटिंग, रिड्यूस्ड इन राइटिंग। अगर कोई भी एफआईआर जो ओरली दी गई थी दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग, तो दैट विल बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, टू द इंफॉर्मेंट, कि उसको बताया जाएगा पढ़ के कि तुमने क्या क्या बातें बोली थी जो हमने अपनी एफआईआर में लिखी हैं। ठीक बात है। उसके बाद इट हैज टू बी साइंड बाय द पर्सन, इट हैज टू बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग और साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। ये अगला एसेंशियल है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अ कॉपी ऑफ द एफआईआर इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम और द इंफॉर्मेंट, विक्टिम और इंफॉर्मेंट। The victim can be the informant, or it is not necessary that always the victim is an informant. Informant can be anybody else also. तो ये कुछ बातें जो है वो आपको एसेंशियल्स के तौर पे याद रखनी है when it comes to lodging of an FIR। ठीक है, आइए एक बार FIR का ये जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है ना, इसको थोड़ा सा बेयर एक्ट से पढ़ने की जरूरत है। नॉर्मली हम जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस इन्वेस्टिगेशन चैप्टर तो इसको थोड़ा सा हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट आर द डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या क्या है, ताकि कोई दिक्कत आगे चल के नहीं आए। ठीक है, फटाफट से देखिए 173। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या कहता है देखिए। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो सबसे पहली चीज आ गई 0 नंबर एफआईआर की बात। आपको पता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जहां पे
ज्यूरिसडिक्शन के डिस्प्यूट की वजह से एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। आप देखते हैं कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पहली चीज तो वो यही बोलते हैं कि साहब ये हमारे क्षेत्र का मैटर नहीं है, ये अपराध किसी और क्षेत्र में हुआ। देखो, ज्यूरिसडिक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई भी अपराध, कोई भी ऑफेंस मल्टीपल जगह पे हो रहा है, या मान लीजिए किसी और जगह पे हुआ है, तो वहां पे एफआईआर लिखने का लॉजिक ये होता है कि वहां पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस आसान होता है, जो विटनेसेस होते हैं उनको आना जाना और इंट्रोगेशन और ट्रायल आसान होता है, इसलिए हम ज्यूरिसडिक्शन वाइज चीजों को करते हैं। लेकिन जब हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं तो लॉ कहता है कंसिडरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, हमको हमेशा एफआईआर कहीं पे भी लिखनी अलाउ करनी चाहिए। वहां पे ज्यूरिसडिक्शन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि साहब हमारे ज्यूरिसडिक्शन में अपराध नहीं हुआ, इनके ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है या यहां हुआ है। देखो, ज्यूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आप एक 0 नंबर एफआईआर लिखिए, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करिए। अगर ऐसा होता है कि भाई दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में पूरा पूरा अपराध हुआ है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज वैलिड, बट यू कैन नॉट डिनाई टू रजिस्टर एन एफआईआर। इसमें हम देखेंगे अभी ललिता कुमारी और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने इस बात को रिपीटेटिवली कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड अरेस्ट। देखो समझो, ये मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताया था जब हम अरेस्ट पढ़ रहे थे, कि जोगिंदर कुमार में ये बात समझाई गई कि जब आप एफआईआर के प्रोविजन पढ़ते हो तो इट सेज कि आप एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है, आपको अपने माइंड का एप्लीकेशन नहीं करना है वाइल रजिस्टरिंग एन एफआईआर। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू अरेस्ट, वहां पे आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तब आप अरेस्ट करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड एफआईआर। एफआईआर के लिए यू हैव टू बी वेरी मैकेनिकल, आपको जो बोला जा रहा है वो आपको लिखना है। सो द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट। और इसीलिए ये जो ज्यूरिसडिक्शन की बात है, इसको हम कहते हैं अगर कहीं पे भी जहां पे अपराध हुआ है उसके अलावा भी कहीं पे भी अगर इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो रही है तो वो 0 नंबर एफआईआर कहलाती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद इट कैन बी ट्रांसफर टू द पुलिस स्टेशन जहां पे ऑफेंस हुआ था। सो लॉ यहां पे समझाना चाह रहा है ये 0 नंबर एफआईआर पहले से चल रही है। ललिता कुमारी, हनुमंत कुमार, जोगिंदर कुमार, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड दैट 0 नंबर एफआईआर इज वैलिड एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। बट अब बीएनएसएस ने इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया है, ये बात कहते हुए दैट एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। अभी हम नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में देखेंगे कि वहां पे लिखा है विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में आपको ज्यूरिसडिक्शन में ही फाइल करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू अ कॉग्निजिबल ऑफेंस इट कैन बी done anywhere, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of the police station, and if given orally, अगर orally दी है, it shall be reduced to writing by him or under his direction and to be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced in writing shall be signed by the person giving it। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर यहां पे orally लिखा है, written नहीं लिखा है। orally लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखा है, बट इसमें रिटन इंक्लूडेड है क्योंकि नीचे दिया हुआ है कि इफ इट इज गिवन इन राइटिंग या रिड्यूस्ड इन राइटिंग। राइटिंग में कैसे होगी? राइटिंग में अगर ओरली राइटिंग, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि सीआरपीसी में ओरल और रिटन लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव एरर भी हो सकती है, मतलब इट्स अ बिग थिंग टू से, बट मुझे ऐसा लगता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप राइटिंग में एफआईआर नहीं दे सकते, इट कैन ऑलवेज बी गिवन ओरली राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहां पे लिखा है वेदर गिवन इन राइटिंग, तो इसका मतलब ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आप राइटिंग में भी दे सकते थे। और रिड्यूस्ड इन राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। ये बात याद रखना, इसमें साइन बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अभी हम आगे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो वहां पे सवाल आएगा वहां पे साइन करना है नहीं करना है। तो जो जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी इंफॉर्मेंट से साइन के रह जाते हैं वो स्पेसिफिकली याद रखना है। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड ऑन हिम बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। ये एक नया पॉइंट है जो बीएनएसएस में ऐड हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई भी एफआईआर रजिस्टर करी है तो 3 दिन के अंदर आपको उसको साइन करके पुलिस स्टेशन में भी जमा करना है। समझ में आ रहा है? या तो आप जमा करें या पुलिस ऑफिसर आपको बुलाएगा कि भाई आपकी ऑनलाइन एफआईआर है, उसको साइन कर दीजिए आके। तो यहां पे ये चीज एडिशनल ऐड हुई है बीएनएसएस में, तो इसको याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन दी गई है, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। सो द इंफॉर्मेंट हैज टू साइन दैट एप्लीकेशन, उसका प्रिंट निकाल के, ठीक है। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बुक केप्ट बाय सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जिसको हम जनरल डायरी बोलते हैं। ये होती है पुलिस एक्ट के अंदर या पुलिस रेगुलेशन के अंदर। तो जितनी भी एफआईआर रजिस्टर होती है उनका जो सब्सटेंस होता है वो जनरल डायरी में मेंशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है, फेयर एनफ। इसके बाद प्रोवाइडेड अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस है,
ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में इट विल बी रिटन बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वुमेन ऑफिसर है, उसके द्वारा आप एफआईआर लिख सकते हो। दैट मेक सेंस। प्रोवाइडेड फर्दर, अगर कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड विक्टिम है या इंफॉर्मेंट है जो किसी ऑफेंस से पीड़ित है, उसका अगर आप एफआईआर लिख रहे हो तो इट हैज टू बी वीडियोग्राफ एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, द रिकॉर्डिंग शैल बी वीडियोग्राफ, द पुलिस ऑफिसर, ये सब मैजिस्ट्रेट, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड शैल बी फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन टू द इंफॉर्मेंट ऑफ द विक्टिम। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 3 में। तो सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती है, मतलब आप गए हैं पुलिस स्टेशन में एंड द पुलिस ऑफिसर डज नॉट लॉन्चेस योर एफआईआर, तो व्हाट इज द रेमेडी दैट यू हैव। तो रेमेडी आपको पता है, पहली रेमेडी है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के को लेटर लिख सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप बोल सकते हैं कि साहब हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहे तो वो खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर वो किसी भी अपने जूनियर को डिप्यूट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, एक आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो आपने ये सुना ही होगा, पहले वाले सीआरपीसी में जो चीज 156(3) थी, 156(3), यानी कि सिंपल बात, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने एफआईआर लिखने को कहा, पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी, तो ऐसी परिस्थिति में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिख सकते हो कि सर हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और वो चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर अपने किसी जूनियर को डिप्यूट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज वन थिंग। अब आपसे पूछा जाए और क्या रेमेडी होती है, तो दूसरी रेमेडी होती है मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाना, जो अभी हम 175 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पिछला 156(3) था। तो 175(3) के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं और आप उनके पास अपना केस प्रोड्यूस करते हो, तो वो पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द केस, या फिर वो उसको एक कंप्लेंट केस की तरह भी ले सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जब हम कंप्लेंट पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। अभी मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूं कि मेन जो दो रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि इफ अ पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग योर एफआईआर, यू कैन राइट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद अ लेटर दैट योर एफआईआर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, ही कैन इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डिप्यूट एनी जूनियर, या फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं 175(3) में। इसके बाद अगर यह भी आपका नहीं होता है तो डेफिनेटली आप इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के पास भी इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाईकोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का पहले आपसे सवाल होगा कि जो अवेलेबल रेमेडीज थी उनको आपने खत्म किया है, एग्जॉस्ट किया है या नहीं। तो आप इन दोनों के बाद ही हाईकोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी और हाईकोर्ट पहुंच गए इनहेरेंट पावर्स में कि सर हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब इसके बाद ये आता है कि पहली चीज आपको मैंने बता दिया कि मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एफआईआर। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एफआईआर के लिए ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का केस है। मैंने सिंपल बताया कि एफआईआर और अरेस्ट में फर्क है। अरेस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रीजन टू बिलीव पे होगा, एफआईआर में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर हैज बीन सेड हैज टू बी रिटन। ठीक है, इसके बाद एफआईआर नॉट मैंडेट्स अरेस्ट, ये आपको समझ में आ गया। एक सवाल आता है दैट इज डिले इन लॉजिंग द एफआईआर। कई बार कोर्ट्स के सामने सवाल यह आया कि अगर एफआईआर लॉन्च करने में डिले हुआ है तो कैन दिस बी यूज्ड अगेंस्ट द इंफॉर्मेंट, या फिर कह सकते हो कि प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है इफ देयर इज अ डिले इन लॉजिंग द एफआईआर। तो कोर्ट कहता है कि भाई अगर डिले हुआ है इन लॉजिंग द एफआईआर तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन का केस ही उठा के फेंक दोगे। डेफिनेटली यू हैव टू बी कॉशियस ऑन द रीजन व्हाई देयर हैज बीन अ डिले इन लॉजिंग द एफआईआर। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए तो सामाजिकता और फैमिली प्रेशर और बहुत सारी चीजों की वजह से शायद वो नहीं बोल पाते हैं। तो अगर उस चीज में डिले हुआ है इस तरह के ऑफेंस में, तो डिले सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, फिर आप उस डिले को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करोगे टू बी अगेंस्ट द विक्टिम। बट इफ देर इज अ नॉर्मल केस जिसमें एफआईआर में बहुत ज्यादा डिले हुआ है, तो कोर्ट को कॉशियस रहना है वाइल द ट्रायल और द इंक्वायरी दैट व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिले ऑफ एफआईआर। तो ये कोर्ट को ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको याद रखना है कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इसका मतलब एफआईआर कैन नॉट बिकम द बेसिस ऑफ जजमेंट, हाउएवर द एफआईआर कैन यूज्ड फॉर द कोरैबोरेशन ऑफ एविडेंस एज अ डॉक्यूमेंट। अभी हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोरैबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ेंगे। बट अभी आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरैबोरेशन। इसको हम कोरैबोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और जो इसमें ऐड हुई है वो कहां गई, इसमें कहां गया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन।
इसने क्यों नहीं लिखा है? अच्छा हाँ, नीचे है, सॉरी। हाँ, एक चीज जो नई ऐड हुई है, जो हमारे बीएनएसएस में ऐड हुई है, जो सीआरपीसी में नहीं थी, दैट इज विद रेफरेंस टू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। देखो, सिंपल बात था कि कई बार ऐसा होता था कि एफआईआर हुआ, अब उनको लगता है कि अरेस्ट करना चाहिए, किसी भी कारण से उन्होंने अरेस्ट कर लिया। लेकिन ललिता कुमारी ने भी ये बात समझाई थी कि अगर आपके पास कोई केस आता है और आपको डाउट है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ प्राइमा फेसाई केस। जब आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरेस्ट जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन था, ये शब्द जो थे वो सीआरपीसी में नहीं थे, बट जजमेंट्स के थ्रू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बट अब इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया है। ये कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस इन सेक्शन 175, जो पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट है ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन relating to the commission of any cognizable offense which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, 3 साल से ऊपर 7 साल से कम, the officer in charge of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of offense, proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in a matter within a period of 14 days। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएनएसएस में नया ऐड हुआ है। हो पहले भी रहा था, हो पहले भी रहा था, पहले भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है। अगर कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें 3 साल से 7 साल की सजा है, तो डीवाईएसपी डीएसपी से, डीवाईएसपी ने डीएसपी से ऊपर के किसी भी अधिकारी से आप जो है इन्फो परमिशन लेके 14 दिन की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट को आगे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ पॉइंट तो यहां पे ये हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हो गया एफआईआर में कोलैबोरेशन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो मोर और लेस आपको एफआईआर के बारे में इतना ही जानना जरूरी है। एक और चीज आती है कि क्या एफआईआर के बिना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट। तो डेफिनेटली लॉ कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओनली आफ्टर द एफआईआर द इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं, ठीक है, और रात को वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उन्हें कहीं से एक डेड बॉडी दिख जाती है। नाउ इफ दे गो एंड सी द डेड बॉडी और वो उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं या आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड विदाउट एन एफआईआर। अब अगर पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग के टाइम पे कोई क्राइम सीन मिल गया, तो वो इंतजार तो थोड़ी करेंगे कि जब एफआईआर आएगी तब हम यहां पे वापस आएंगे। इफ दे से इट, दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। हालांकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एफआईआर बाद में नोट होती है और इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू हो जाती है, तो जो एफआईआर है वो आगे के कुछ प्रोविजन से हिट करेगी, जिससे उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे फर्क आएगा। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, वो हम आगे करेंगे। बट मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि देयर माइट बी इंस्टेंसेस, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एफआईआर पे ही इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। आफ्टर दैट द पुलिस, जनरली होता क्या है वो उसी सेक्शन में आपको बताऊंगा होता क्या, अगर वो ऐसा देखते भी हैं तो वो पहले किसी आसपास के आदमी को पकड़ते हैं कि भाई तुम बताओ क्या हुआ, तो उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के अपनी पुलिस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये बात भी एफआईआर के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अंडर द सेक्शन ऑफ एफआईआर मेजरली। कुछ छूटा होगा तो उसको बता दिया जाएगा। डिले इन लॉजिंग एफआईआर भी हो गया। खैर चलो, एक पॉइंट याद रखना, जब मैं आपको एविडेंस एक्ट में कन्फेशन पढ़ाऊंगा ना, तब मुझे याद दिलाना कि सर आपने एफआईआर से रिलेटेड एक पॉइंट बोला था। सवाल ये आता है कि क्या कन्फेशनल एफआईआर है, मतलब कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद खुद जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो दिस इज अ कन्फेशनल एफआईआर, मतलब एफआईआर इन अ फॉर्म ऑफ कन्फेशन। तो उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है, वो जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशंस, पुलिस को दिए गए कन्फेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तब वी विल डिस्कस दैट। तो मुझे तब वहां पे याद दिला देना। ठीक है, मोर और लेस दैट्स ऑल विद रेफरेंस टू द एफआईआर। तो आई होप इट इज क्लियर। एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, समझ में आया हाँ या ना, बोल दीजिएगा यस और नो गाइस। यस सर। और लोग बोलिए समझ में आया। आर्यमान, आरती जी, अलीशा जी, आसिफ जी, इफ्रा जी, किरण जी, मनप्रीत, नाजिया,
बताइए फटाफट, सैयद जी, श्रेया जी, उमंग, समझ में आ रहा है? कोई ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? क्योंकि कुछ बच्चे यार सेकंड बैच वाले भी हैं, उनकी फर्स्ट क्लास है, तो अरे ओ जो उसको म्यूट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका 173। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 174। अब 174 किसके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज विद रेफरेंस टू द नॉन कॉग्निजिबल केस। कॉग्निजिबल केस और नॉन कॉग्निजिबल केस का फर्क है। 173 कॉग्निजिबल केस के बारे में बात कर रहा था, और 174 बात करेगा आपका नॉन कॉग्निजिबल केस की। कहता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजिबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। देखो वर्डिंग्स का डिफरेंस देखना आप, जो दोनों सेक्शंस में यूज था। when information is given to an officer in charge of the police station of the commission within the limits of such station of a non cognizable offense। इसका मतलब jurisdiction के बाहर एनसीआर नहीं हो सकती। ठीक बात है। he shall enter or cause to enter the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government by rules prescribe in this behalf। उसको एनसीआर रजिस्टर बोलते हैं, जिसके अंदर आपके नॉन कॉग्निजिबल केसेस की वो होती है। देखो सिंपल बात होती है, क्या होता है मैं आपको समझाता हूं सरल भाषा में। कॉग्निजिबल केस का तो समझ ही गए आप, इन्वेस्टिगेशन सब शुरू हो जाएगा। नॉन कॉग्निजिबल केस में क्या होता है कि मानिए यार कोई इंसान है, उसको तो कैसे पता होगा कि उसका उसके साथ जो अपराध हुआ है वो कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है? हम यहाँ लॉ पढ़ने के बाद भी हमें नहीं याद रहते हैं सारे ऑफेंस, कौन से कॉग्निजिबल है कौन से नहीं कॉग्निजिबल है। वो तो अपना सीधा जाएगा पुलिस के पास कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, ठीक है, ये हमारी बकरी चुरा के ले गए या ये इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया है। उसको कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना पुलिस को है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई नॉन कॉग्निजिबल केस हुआ है, तो अब वो उसकी इंफॉर्मेशन को तो नोट कर लेंगे, लेकिन उनके पास पावर नहीं है टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट। तो वो अपने एरिया मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। हर एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एक एरिया मैजिस्ट्रेट होता है, जिसके अंदर कई सारे थाने आते हैं। तो वो जो एरिया मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। तो आइडियल सिचुएशन में क्या होता है कि वो उसको एरिया मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, और एरिया मैजिस्ट्रेट साहब उसका केस सुनते हैं, और अगर उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है और आप उस पर इन्वेस्टिगेट करिए। सो दैट इज द वे इन विच एनसीआर डेवलप्स। और यही बात इसमें लिखी हुई है, रिफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। ये एक और इनके ऊपर मैंडेटरी रखा गया कि जितनी भी इन्होंने एनसीआर की रिपोर्ट्स ली हैं उन सबको फोर्टनाइटली अपने एरिया मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेंगे, ताकि उनको भी पता रहे कि उनके एरिया में कितने एनसीआर केसेस के लिए रिपोर्ट दर्ज हुई है। No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of the magistrate having the power to try the case or commit the case for trial। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नॉन कॉग्निजिबल में इनके पास पावर नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज। अब देखो यहां पे भी ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए कि अगर नॉन कॉग्निजिबल केस में एरिया मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पावर दी है, तो उसमें उनके पास अरेस्टिंग की पावर नहीं आती है। अरेस्ट फिर भी अरेस्ट वारंट पे ही होगा, जो अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजिबल केस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही एनसीआर में आपको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया, वैसे ही एक तरह से आपका नॉन कॉग्निजिबल केस कॉग्निजिबल में कन्वर्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। तो अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में पावर्स हैं पुलिस के पास एक कॉग्निजिबल ऑफेंस में, वो सेम पावर्स एनसीआर में भी आ जाएंगी एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया वेयर द केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस इन विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजिबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजिबल एंड इट विल बी इंक्वायर्ड अकॉर्डिंगली। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट स्टार्टिंग की पहली क्लास में, शायद समझाया था कि ऑफेंस और केस में क्या फर्क होता है। और मैंने आपको यह भी समझाया था, मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजिबल केस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ठीक है, और दूसरा भी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, और तीसरा भी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो दिस विल बी अ नॉन कॉग्निजिबल केस। ठीक है, और अगर पहला कॉग्निजिबल ऑफेंस है, दूसरा भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तीसरा भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉग्निजिबल केस। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, लेकिन एक कॉग्निजिबल ऑफेंस भी आ गया,
तो इट विल बिकम अ कॉग्निजेबल केस। याद आया, मैंने आपको बताया था कि पुलिस ऑफिसर्स अपनी पावर लेने के लिए कि दे गेट द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कई बार पूरे नॉन कॉग्निजेबल केस में एक छोटा सा कॉग्निजेबल ऑफेंस डाल देते हैं। अगर कितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन एक छोटा सा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो द एंटायर केस बिकम्स अ कॉग्निजेबल केस एंड द पुलिस गेट्स द पावर टू अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट द वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो यही बात यहां पे कह रहा है, देखिए, when a case relates to two or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case notwithstanding the other offenses are non cognizable। यही बात बताई थी आपको, याद है? दैट इज द थिंग। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट आ गया 175, जो आपके मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी की बात करता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केस। देखो, हम अक्सर 156 दिन पढ़ते हैं मैजिस्ट्रेट की पावर कि वो ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस को, बट ये जो प्रोविजन है ये उसकी बात नहीं करता है। ये प्रोविजन की जो हेडिंग है दैट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, उसमें एक क्लॉज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो जिस सेक्शन से उसको हम याद रखते हैं, और एक नया क्लॉज जो पब्लिक सर्वेंट के केस में ऐड हुआ है, ये आपका बीएनएसएस में आया है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए अलग मैकेनिज्म है। मतलब अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है और एक नॉर्मल इंसान के खिलाफ आपकी एफआईआर है, तो आप 175(3) में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी आपको एफआईआर करानी है, तो आप 4th क्लॉज में जाओगे। अभी मैं बताता हूं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस हैज बीन एडेड इन द बीएनएसएस। ठीक है, अब देखिए, पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस। Any officer in charge of a police station may, without the order of the magistrate, investigate which court having the jurisdiction local area such station have power। कुछ दिक्कत नहीं है, provided that considering the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may require the deputy superintendent of police to investigate the case। ये भी एक चीज है जो नई ऐड हुई है कि अब स्पेशल, वैसे भी होता था उसमें ऐसा कोई पावर, देखो जितने भी सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, ये आपके पुलिस एक्ट में लिखा होता है। ठीक है, अब और जनरली क्या होता है कि जिसको मैंने आपको बताया था उस दिन कि जैसे मान लीजिए एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया, तो वो अपने नीचे के किसी को डिप्यूट कर सकते हैं, वो उनका चलता है उसको साइन करके। ठीक है, ये कहता है, सिंपल इतना कहता है कि अगर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, डीएम और एसपी, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और ये पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, ये दोनों मिलकर ही लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, इस बात को याद रखना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, मे रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस, ये ऐड कर सकते हैं। No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब आप पुलिस ऑफिसर्स को पावर दे रहे हो इन्वेस्टिगेट की, तो उनको प्रोटेक्शन भी दोगे कि भाई गुड फेथ में कुछ भी किया है तो उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ये अभी अपन ने पहले भी किसी सेक्शन में पढ़ा था, है ना, अरेस्ट में भी पढ़ा था, बोनाफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 157(3) देखो, 175(3), एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 210 में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे मैंने बताया था 210 में। एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, एवरी टर्म इज इंपॉर्टेंट, कि कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173, जहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा था आपने। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ए थिंग्स फिट एंड नेसेसरी, सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो दे हैव द पावर टू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन अगर उनको लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड एफिडेविट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनी मैजिस्ट्रेट, अब देखिए क्लॉज 4 ध्यान से देखिएगा, एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट टू, मतलब वो कर सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है,
receiving a report containing the facts and circumstances of the incident from the officer superior to him, and after consideration of the assertion made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged. मतलब सबसे पहली चीज, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपको कोई भी एफआईआर करवानी है तो उसके सुपीरियर ऑफिसर की एक रिपोर्ट लगेगी। सुपीरियर ऑफिसर उस इंसिडेंट को अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या अदरवाइज से आपको बताएगा, एज अ मैजिस्ट्रेट आपको बताएगा कि इसमें क्या हुआ था। और साथ में, जैसे यहां पे आप ध्यान से समझिएगा फर्क क्या है। जब एक नॉर्मल इंसान के खिलाफ मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे थे तब उसका वहां पे लोकस स्टैंडाई नहीं था, लेकिन जब एक पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले वो पब्लिक सर्वेंट को सुनेंगे भी। तो दोनों चीजों को कंप्लाई करना जरूरी है, सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट और पब्लिक सर्वेंट का खुद का एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट आप उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। आपने देखा था कि कंप्लेंट केस में भी, आप अभी आगे देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैजिस्ट्रेट के पास अगर आपको पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई केस डालना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका, मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट भी होता है, तो आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हो मैजिस्ट्रेट साहब के पास। लेकिन अगर आपको एफआईआर लॉन्च करनी है या पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करी, आपको करनी है, तो मैजिस्ट्रेट साहब तभी एक पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में किए गए अपराधों को तभी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे जब इट हैज बीन मतलब सुपीरियर ऑफिसर हैज गिवन द रिपोर्ट एंड द पब्लिक सर्वेंट हैज बीन हर्ड, उसका लोकस स्टैंड आई था। ये दोनों चीजों के बाद ही करेंगे। और यहां पे इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, दिस प्रोटेक्शन इज ओनली विद रेफरेंस टू डिस्चार्जिंग द ऑफिशियल ड्यूटी। इसका मतलब उनके काम के दौरान उन्होंने कुछ किया है तभी, ऐसा नहीं है उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद वो रात को सिनेमा थिएटर में किसी का मर्डर कर देंगे और वो इस सेक्शन में प्रोटेक्टेड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली विद रेफरेंस टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, और सभी को अभी हम आगे भी देखेंगे, कंप्लेंट केस में भी देखेंगे, और या आर्मी के ऑफिसर्स का भी अभी अपन ने देखा था, अरेस्ट बाय आर्मी पर्सन, उसमें भी हमने यही देखा था कि अगर आर्मी पर्सन अरेस्ट करते हैं बोनाफाइड, या वो कोई भी अपराध करते हैं, अपराध का मतलब इफ दे किल समबडी, तो दैट इज अ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू आईपीसी, बट दे आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, तो अगर कोई आर्मी का पर्सनल किसी टेररिस्ट को मारता है तो आप कह सकते हो ये कल्पेबल होमिसाइड, बट इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है, लेकिन अगर वो ड्यूटी के बाहर किसी को मार देते हैं तो फिर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, समझ में आया यहां तक का पॉइंट? क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है?